अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट के लिए बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। अब देखिए, इसमें कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं और उनके नाम दिए हुए हैं मनोवैज्ञानिकों के। ठीक है, तो एक इसमें से गलत है, बाकी तीन सही हैं। तो आपको गलत वाला बताना है। तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, ये सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया, ये भी ठीक है। सीखने का समग्र सिद्धांत ये हल ने दिया, ये गलत है, ये दिया था रुडोल्फ स्टीनर ने। ठीक है, तो उन्होंने पूछा नहीं, युग्म सही नहीं है पूछा है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला। ठीक है, ये किसने दिया था? रुडोल्फ स्टीनर ने। आगे पढ़िए। इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ठीक है, अब देखिए सुजनन शास्त्र क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। जैसा इसका नाम दिया हुआ है सुजनन, ठीक है, सुजनन का मतलब होता है कि जो मानव जाति है उसकी अगली पीढ़ी वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, अच्छी हो, तो उसके लिए काम किया जाता है सुजनन शास्त्र में। ठीक है, तो इसके पिता किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है गाल्टन को। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए, क्रिस्मर, युग, ये युंग होगा, ठीक है, कैनन और स्प्रेंजर। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही होगा, क्रिस्मर। तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा की है क्रिस्मर ने, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, पहला वाला। नेक्स्ट, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। तो इसमें जो सही होगा वो चौथा ऑप्शन सही होगा, क्रो एंड क्रो का। ठीक है, ये वाला जो कथन है वो क्रो एंड क्रो का है। देखिए जितने भी कथन है वो आपको 2-3 बार आप देखोगे तो आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और धीरे धीरे ये सिर्फ अभ्यास से ही होगा, इसकी कोई और टेक्निक नहीं है जो आपको सीधे याद हो जाए। तो आपको बार बार देखने पड़ेंगे तभी आपको याद होंगे। ठीक है, इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, क्रो एंड क्रो ने कहा है। नेक्स्ट, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? अब देखिए विद्रोह की भावना जो होती है वो किशोर अवस्था का ही गुण है। ठीक है, किशोर अवस्था में भी मध्य किशोर अवस्था, चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़िए। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो इसमें देखिए आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किया है डॉक्टर एस जलोटा ने। ठीक है, किसके लिए? 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। चलिए ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? अब देखिए कहने का मतलब यह है उनका कि अगर किसी काम को बार बार करोगे तो क्या होगा, वो अच्छी तरह से आप सीख जाओगे, आ जाएगा आपसे, है ना। तो इसमें आपका इसके हिसाब से देख लीजिए, नाम के हिसाब से, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, बार बार करना मतलब होता है अभ्यास करना। ठीक है, अभ्यास के नियम पर होगा, तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, बाकी जो नियम है ये भी इंपॉर्टेंट है। तत्परता का नियम होता है कि अगर कोई प्राणी यदि सीखने के लिए तैयार है तो ही वो सीख पाएगा। ठीक है, ये तत्परता का नियम होता है। प्रभाव का नियम ये होता है कि कोई भी प्राणी उस काम को बार बार करता है जिसमें उसको पुरस्कार मिलता है, दंड वाले कार्य को बार बार नहीं करता है, यह करता नहीं है। ठीक है, और तीसरा अभ्यास का नियम मैंने आपको बता दिया, तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़िए। एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है वह तुरंत भाग जाती है। बिल्ली की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? अब देखिए, तो इसमें आप देख लीजिए, चार ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा। अनुकरण प्रवृत्ति द्वारा सीखना ये नहीं होगा, क्योंकि अनुकरण प्रवृत्ति होती है देख कर सीखना, नकल करके सीखना। तीसरा वाला जो ऑप्शन है सूझ द्वारा सीखना, ये भी नहीं है। सूझ का सिद्धांत दिया था कॉलर ने। ठीक है, तो उसमें क्या था कि एक चिंपैंजी था और चिंपैंजी से कुछ दूरी पर केले रख दिए थे, तो चिंपैंजी ने अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके केले को प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये उससे संबंधित नहीं है, अलग है। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो नया, तो बार बार प्रयास करोगे, फिर आपसे गलती होगी, फिर प्रयास करोगे, फिर गलती होगी, फिर प्रयास करोगे, फिर गलती होगी, तो इस तरह से एक बार आप कार्य को सही कर दोगे। ठीक है, तो ये मतलब प्रयास करने में आपसे त्रुटि होगी, ये होता है प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना, इस नियम के अनुसार ये होता है। ठीक है,
तो इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है वही सही होगा, संबद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना, ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़िए। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है। अब देखिए 4 ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो मैं आपको सीधा सीधा उत्तर बता देता हूँ, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना ही सीखना होता है, ठीक है, ये सही होगा तीसरा वाला ऑप्शन इसका। नेक्स्ट, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि बालक, देखिए अंतर्भूत अभिप्रेरणा का मतलब है कि अंदर से ही वो प्रेरित हो, ठीक है। तो क्या होगा आशय देख लीजिए आप। तो इसमें पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है, ये नहीं है। दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला आता है, अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, इसमें ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। अगर कोई बच्चा ज्ञान की वृद्धि के लिए पढ़ाई कर रहा है तो वो अंतर्भूत अभिप्रेरित है, ठीक है। तो ये अंतर्भूत अभिप्रेरणा का उदाहरण होगा। कौन सा वाला? चौथा वाला, ठीक है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था? तो देखिए, अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग सबसे पहले किया था थार्नडाइक ने। किस पे किया था? ये बिल्ली पे। प्रयत्न और भूल विधि क्या होती है? अगर हमें कोई नया काम करना है तो हम प्रयत्न करेंगे, फिर हमसे गलती होगी, फिर प्रयत्न करेंगे, फिर गलती होगी, फिर प्रयत्न करेंगे, फिर गलती होगी, और एक बार उस काम को हम सही कर देंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रयत्न और भूल विधि का सिद्धांत। किसने किया था सबसे पहले इस पर प्रयोग? थार्नडाइक ने किया था, बिल्ली पर किया था, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है? चारों आप ऑप्शन देख लीजिए। तो अच्छे प्रश्न की जो विशेषता है वो प्रश्नों का स्पष्ट होना, ये होना चाहिए अच्छे प्रश्न के लिए। तीसरे नंबर पर है प्रश्नों का विशिष्ट होना, ये भी ठीक है। प्रश्नों का 100 उद्देश्य होना, यानी कि एक अच्छा उद्देश्य होना, ठीक है, ये भी होना चाहिए। प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना, ये एक अच्छे प्रश्न की पहचान नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़े। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है। तो देखिए सारे ऑप्शन देख लीजिए आप। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य होगा मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, मानसिक रोगों का इलाज, आत्मविश्वास को बढ़ाना, ये सभी। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुशासनहीनता का सामाजिक आर्थिक कारण नहीं है? देखिए पहला वाला ऑप्शन है बिखरे घर। यदि किसी घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, बिखरा हुआ घर है, तो वहाँ पर अनुशासनहीनता का कारण बन सकता है, ठीक है। ये पहला वाला ऑप्शन इसमें होगा, अनुशासनहीनता का कारण, ठीक है। दूसरा है निम्न आर्थिक स्थिति। यदि परिवार में गरीबी है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है अनुशासनहीनता का। चौथा नंबर है पास पड़ोस का व्यवहार। अगर आसपास के लोग सही नहीं हैं, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उसका फर्क भी बच्चों पर पड़ेगा, तो वो भी अनुशासनहीनता का कारण हो सकता है। तीसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें अयोग्य शिक्षक, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अयोग्य शिक्षक अनुशासनहीनता का कारण बने, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़ें। बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया। तो बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया था, आप ऑप्शन देख लीजिए इसमें। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, कैरोल द्वारा। आगे बढ़ें। अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की योग्यता कहलाती है। ऑप्शन पहला तनाव, प्रेरणा, समायोजन, क्षमता। तो अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की योग्यता कहलाती है समायोजन। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, 6 वर्ष तक बच्चे की लंबाई का परास होती है, ठीक है। 6 वर्ष के बच्चे की लंबाई कितनी होती है उसके बारे में उन्होंने पूछा है। तो इसमें देख लीजिए पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, 44.5 से 48.5 इंच, ये पॉइंट है बीच में जो कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, आप पॉइंट देखें। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, TAT का संबंध है। TAT यानी टैटू बोलते हैं इसको, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये किसने दिया था? मॉर्गन और मरे ने दिया था। क्या होता है इसमें? इसमें किसी व्यक्ति को कुछ अस्पष्ट तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिससे उससे कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, और वो कहानी बना के सुनाता है जिससे उसके व्यक्तित्व का पता चलता है, ठीक है। व्यक्तित्व परीक्षण से संबंध है इसका। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़े। नवीनतम शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के खाली स्थान का सिद्धांत तथा खाली स्थान उपागम की अहम भूमिका है। तो देखिए इसमें 2 खाली स्थान हैं और नीचे ऑप्शन में 2-2 शब्द दिए हुए हैं। तो अब देख लीजिए आप इसमें आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, बच्चों के मन का सिद्धांत तथा सूचना संसाधन उपागम की अहम भूमिका है। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, फ्रायड ने विकसित किया।
देखिए फ्राइड ने जो विकसित किया, आप 4 ऑप्शन देख लीजिए। तो फ्राइड ने सीखने के नियम नहीं दिए, ठीक है, पहला वाला गलत होगा। और भूल और प्रयास का नियम ये थार्नडाइक ने दिया। और अध्यात्मवाद ये भी नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद विकसित किया। दूसरा वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट, बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? अब देखिए चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। तो इसमें जो है पहला वाला जो ऑप्शन है, बालक की प्रेरणाएं, ये सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगी। क्यों? अगर बालक अंदर से ही प्रेरित है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे पढ़ना है, तो वो क्या होगा, वो पढ़ जाएगा और कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, बच्चे की प्रेरणाएं, पहला वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अब देखिए इसमें 4 सिद्धांत दिए हुए हैं, तो उन्होंने पूछा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो इसमें जो नीचे के 3 हैं वो विकास के सिद्धांत हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है, इसके अनुसार ये होता है। निरंतर विकास का सिद्धांत यही कहता है कि जो बच्चे का विकास है वो निरंतर चलता रहता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिपादन का सिद्धांत, ये भी विकास से संबंधित है। पहला वाला जो है वो विकास से संबंधित नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये कहता है एक तटस्थ उद्दीपक जैसे कि घंटी की आवाज को एक प्राकृतिक उद्दीपक जैसे कि भोजन के साथ बार बार जोड़ने पर प्राणी उस तटस्थ उद्दीपक के प्रति भी वही प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे कि लार टपकाना करने लगता है, भले ही प्राकृतिक उद्दीपक मौजूद ना हो। देखो ये प्रयोग किया था पावलाव ने कुत्ते पर। उन्होंने क्या किया था कि जब वो कुत्ते को खाना देते थे उससे पहले घंटी बजाते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती थी, चाहे भले ही उसको बाद में खाना ना दिया जाए। तो उसने क्या हुआ, अपना संबंध बना लिया था घंटी के साथ में कि अब उसे खाना मिलेगा। ठीक है, ये किसने प्रयोग किया था? पावलाव ने। और इसी को क्या कहते हैं? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, यह विकास से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? अब देखिए ये चारों जो नियम दिए हुए हैं ये चारों ही अधिगम के नियम हैं। अधिगम मतलब सीखना, लेकिन इनमें से 3 प्रमुख नियम है, मुख्य नियमों में से हैं, और 1 गौड़ है। ठीक है, तो अब बताना है हमें कि प्रमुख नहीं है, जो मुख्य नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो बहु अनुक्रिया का नियम है ये सीखने के मुख्य नियम में से नहीं है, ये थार्नडाइक के अधिगम नियम में से है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ये मुख्य नियम में से नहीं है, बाकी तीनों जो है सीखने के मुख्य नियम में शामिल है। नेक्स्ट, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, आप 4 ऑप्शन इसमें देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें आपका दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, स्पेयरमैन। इन्होंने 2 प्रकार की बुद्धि बताई है, कौन कौन सी? सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। किसने? स्पेयरमैन ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे जाने जाते हैं संज्ञानात्मक विकास के लिए। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन में थोड़ा नंबरिंग में इधर उधर हो गया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको आप देख लेना। इसमें संज्ञानात्मक विकास सही होगा, जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ ऑप्शन ये वाला। नेक्स्ट, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपके एक हाथ को कोई ट्रेनिंग दी गई है, दाएं हाथ को, और आपका बाएं हाथ भी उसी चीज को सीख जाए, तो इसको बोलेंगे द्विपार्श्विक अंतरण। यहां पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगर एक भाग को प्रशिक्षण मिले और दूसरा सीख जाए या दूसरे में उसका अंतरण हो जाए, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? द्विपार्श्विक अंतरण। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है ऊर्ध्व अंतरण, ये पिछली वीडियो में आया था। ठीक है, इसमें क्या है, ऊर्ध्व अंतरण क्या होता है? अगर कोई ज्ञान उससे उच्च स्तर में प्रयोग हो जाए तो उसे बोलते हैं ऊर्ध्व अंतरण। जैसे अगर आपको साइकिल चलानी आती है और साइकिल का प्रयोग, जो आपका ज्ञान है साइकिल चलाने का, उसका प्रयोग आप मोटरसाइकिल चलाने में कर रहे हो, मोटरसाइकिल सीखने में कर रहे हो, तो क्या होगा? उसे बोलेंगे ऊर्ध्व अंतरण। जैसे साइकिल चलाना निचला स्तर हुआ और मोटरसाइकिल चलाना सीखना हुआ उससे ऊपर का स्तर, तो ये क्या होगा? ऊर्ध्व अंतरण। यानी कि साइकिल चलाने का ज्ञान मोटरसाइकिल सीखने में प्रयोग किया जाए तो उसे ऊर्ध्व अंतरण बोलेंगे। नेक्स्ट, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं। अब देखिए आप बच्चों के प्राप्तांकों को अगर लिखें, कोई संख्या अगर या प्राप्तांक बार बार आ रहा है, ठीक है, एक से अधिक बार आ रहा, उसको बोलेंगे बहुलांक। क्या बोलेंगे उसको?
बहुलांक, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।